नमस्कार। आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत है। मंथन में आज हम बात करने वाले हैं सरकार की चुनौतियां। दरअसल यूं कहें कि गठबंधन सरकार की चुनौतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब एनडीए की सरकार बन गई है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए को 293 सीटों पर जीत मिली थी। 2014-2019 लगातार दो चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की निर्भरता इस बार सहयोगियों पर होगी। ऐसे में सरकार की तस्वीर कैसी होगी, मोदी सरकार के कामकाज का तरीका क्या होगा, क्योंकि चुनाव नतीजों के बाद से ही इन तमाम सवालों को लेकर एक बहस छिड़ी हुई थी। और अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभागों को बंटवारा कर दिया और विभागों के बंटवारे से पीएम मोदी और बीजेपी ने भविष्य को लेकर रोडमैप क्लियर कर दिया है। मोदी कैबिनेट में विभाग बंटवारे को लेकर क्या संदेश दिया है, चुनाव नतीजों के बाद किंग मेकर बनकर उभरी चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी मतलब टीडीपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की अपनी अपनी मांगें थीं। दोनों दल मनचाहा विभाग चाह रहे थे। नायडू की पार्टी को सड़क परिवहन चाहिए था, तो वहीं नीतीश की जेडीयू को रेल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने सभी विभाग अपने पास रखे। नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से देखा जा रहा है कि हालांकि राष्ट्रीय चुनावों के नतीजे से भारतीय जनता पार्टी को कहीं लग रहा है कि कहीं कमज़ोर हुई है, वहीं विपक्ष मजबूत भी हुआ है और इसने यह सुनिश्चित कर दिया है कि नई सरकार का जो कार्यकाल है, जो कार्य करने का तरीका है, वो कैसा होगा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ में। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक आलोक सोती जी। आलोक सोती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैफुल अब्बास जी हमारे साथ हैं। सैफुल अब्बास जी, आपका स्वागत करते हैं देश न्यूज़ में। चर्चा की शुरुआत करूंगा आलोक सोती जी, आपके पास आना चाहूँगा। गठबंधन की सरकार के पास क्या क्या चुनौतियां होंगी, क्योंकि मोदी का जो कोर एजेंडा है, वो बहुत सारे कोर एजेंडे में ऐसी चीज़ें हैं जहां दूसरे दलों की सहमति नहीं है, लेकिन यहाँ एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल की बात है कि पहले थी कि बिहार से ज़्यादा मंत्री हो सकते हैं, टीडीपी से ज़्यादा मंत्री हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी का वहाँ पे किया। विभागों के बंटवारे में भी मोदी ने अपनी मर्जी चलाई। तो ऐसी स्थिति में क्या संकेत दिए गए हैं और नई गठबंधन सरकार के सामने क्या चुनौती होंगी? क्यों ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अगर आप देखें 2014 देखें 2019 देखें, तब भी ये कहा गया था कि एनडीए की सरकार चल रही है। बस फर्क ये था कि उनके पास जो 272 का जादुई आंकड़ा था, उससे वो ज्यादा थे, 282 थे, उसके बाद 303 तक आए। तो उसमें ये था कि किसी भी हालात में जो है सरकार 5 साल चली थी, गिर नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ पे भी देखा जाए, बीजेपी को लॉस हुआ है, लेकिन बहुत लॉस नहीं हुआ, क्योंकि 240 उनके पास है। चिराग साहब की अगर पार्टी देख लें, वो कहीं जाने वाले नहीं। 245 का आंकड़ा है और आप देखिएगा कि समय जैसे जैसे बीतता रहेगा, बीजेपी का रणनीतिकार जो है अपना 272 का जादुई आंकड़ा ले रहे। यहाँ पे दो बात समझने वाली बात है कि एक नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों का सेंटर में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि अपने राज्यों में। नीतीश जी जो है चीफ मिनिस्टर है बिहार के, और नायडू जी जो है आंध्रा के हो गए हैं। हाँ। उनको अपने राज्यों की ज्यादा चिंता है। और दूसरी बात, अगर ये बात भी कही जाए तो केंद्र जिस तरीके से मोदी सरकार चलाते हैं, काम करते हैं, उससे केंद्र में सरकार में कोई पद पड़ने के बाद भी कोई बहुत बड़ा कोई लाभ नहीं होने वाला होता है, क्योंकि आपके हाथ बंधे होते हैं। आप लिमिटेशन से जाएंगे। पीएमओ ही चला रहा था, इस बार भी पीएमओ चलाएगा। और जिस तरीके से आपने देखा कि बंटवारा हुआ और स्पीकर की पे भी बात फंसी, तो उसमें भी बहुत अच्छा उन्होंने निकाल लिया कि आंध्रा के एनटी रामाराव साहब की जो बेटी है, अध्यक्ष है, वो वहां के बीजेपी के, उनको स्पीकर बनाया जा रहा है। तो नायडू जी भी उसको मना नहीं करते। तो कुल मिला के इस समय बहुत ऐसी स्थिति नहीं है जैसा कि आपने यूपीए 1 यूपीए 2 में देखा था। कि गठबंधन का था, तो गठबंधन का धर्म निभाने के लिए बड़ी बड़ी पॉलिसीज के ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव आ जाता था और क्या क्या नहीं हो सकता था। लेकिन वो जो बातें हैं, हमको नहीं लगता है जो यूपीए 1 यूपीए 2 में जिस तरीके का गठबंधन का सरकार चल रहा था, बंदरबांट चल रही थी, वैसी यहाँ पे कोई स्थिति आएगी। आपने देखा, जैसा कि हमारा भी विवेचना थी, कि जो 4 प्रमुख मंत्रालय थे, रक्षा, वित्त, आपके गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, चारों बीजेपी ने अपने उन्हीं को रिपीट किया है जो पहले भी बन चुके हैं।
तो हमें नहीं लगता है कि इसके अलावा कुछ होगी। जी। अब आप देखिएगा, चूंकि बिहार का इलेक्शन होने वाला है हाँ। 2025 में, जी। तो नीतीश जी जो है वो बहुत ज्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे इस हुँ। मसले में। हुँ। उनका पूरा इंटरेस्ट रहेगा कि हुँ। बिहार में रहे। हुँ। हाँ, एक उनका इंटरेस्ट जरूर रहेगा कि बिहार को विशेष दर्जा मिले। हुँ। विशेष दर्जा तो ये हुँ। कहा गया है हुँ। सरकारों के द्वारा कि हम केवल पर्वतीय क्षेत्र को देंगे, हाँ। इन लोगों को नहीं दे सकते, लेकिन कोई विशेष पैकेज जरूर आपको दिखाई पड़ेगा कि बिहार को मिल रहा है, हुँ। आंध्रा को मिल रहा है। हुँ। पैकेज जरूर आपको मिल जाएगा, और पैकेज ये लेने में सफल भी रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके का आंकड़ा चल रहा है उससे अपनी इतनी बात तुम मनवा सकते हैं। लेकिन आप ये चाहें हुँ। कि ये गठबंधन की सरकार है, किसी भी मुद्दे पे जो है अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा और सरकार गिर जाएगी, हाँ। ऐसी कोई स्थिति नहीं आने वाली है। तो दूसरी बात, आप जिस तरीके की मैच्योरिटी इस बार आप देख रहे हैं मोदी सरकार के अंदर, हुँ। और इस तरीके का आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो भी बातें निकल के आएंगी, जो भी बड़े मुद्दे होंगे, उन पे बड़ा विचार विमर्श करके ही आएगा। जिस तरीके से अचानक आपने देखा था 2014 के बाद, जिस जी। तरीके से नोटबंदी हुई और जिस तरीके से बड़े-बड़े फैसले लिए गए, अचानक ही लिए गए, हुँ। हमें नहीं लगता है कि वो उस प्रकार के कोई बड़े फैसले ले लेगा। हालाँकि मोदी ने पहले ही कहा था कि जो है कि सरकार जो है वो एक्शन मोड में आएगी और हाँ। बड़े फैसले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा सूरज जी कि कोई इतना बड़ा फैसला ले ले जिसके कि जो उनके गठबंधन वाले जो साथी है उनको हुँ। हवा तक ना लगे, पता भी ना चले। हुँ। जिस तरीके का आपने देखा था कि जीएसटी का लागू होना, नोटबंदी का होना, जी, जी। वैसे कोई बड़े फैसले जो है हमको लगता है इस बार नहीं हो पाएंगे। लेकिन सरकार जो है अपना पूरा कार्यकाल करेगी, बिल्कुल। थोड़ी नोक-झोंक चलेगी, हाँ। लेकिन कोई ऐसा कोई बहुत चैलेंजिंग चीज़ें हमको नहीं लग रहा है कि वो सामने आएगी। बिल्कुल, ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में और जैसा कि आपने कहा कि चैलेंजिंग चीज़ें नहीं आएँगी, बड़े फैसले लेने के लिए ज़रूर सोचना पड़ सकता है क्योंकि एनआरसी की बात है, सीएए की बात है, यूसीसी की बात है या फिर जिस तरह से और भी तमाम चीज़ें सामने थी कि बहुत सारी ऐसी मुस्लिम आरक्षण की बात है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो इन चीज़ों पर को देखना होगा कि क्या स्टैंड लिया जाता है। बताना चाहूँगा कि कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश यादव जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। सुरेश यादव जी, आपके पास आऊँगा, लेकिन उसके पहले सैफुल अब्बास जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो बातें चुनाव के समय प्रचारित की, जिन चीज़ों को मैंने अभी गिनाया, चाहे सीएए, एनआरसी, यूसीसी, मुस्लिम आरक्षण की बात हम कर लें और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर लें, तो इसको लेकर के जो चीज़ें हैं थी, कुछ चीज़ों पर टीडीपी राजी है, कुछ चीज़ों पर जेडीयू राजी है, कुछ चीज़ों पर टीडीपी का स्पष्ट मत नहीं है, कुछ चीज़ों पर जेडीयू का स्पष्ट मत नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो जो बात थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये टर्म बड़े फैसले लेने का टर्म है और जो बातें मैंने कही वो चुनावी जुमला नहीं है, तो वो पूरी कैसे कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा रखती है हम्म। और एक मजबूत राष्ट्र निर्माण का संग चलती है। तो यह संकल्प जो हमारे गठबंधन दल है, तो उनका भी धर्म बना है, वो भी उसमें सहयोग करेंगे। बाकी रहा सवाल जो देश हित में, राष्ट्र हित में जो भी कार्य भारतीय जनता पार्टी सरकार करना चाहती है, तो मैं गठबंधन दल तो सहयोग करेंगे ही, उम्मीद है। बाकी विपक्ष को भी करना चाहिए, विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्र हित में है मुद्दा है। अभी आप देखिए, जनता को जिस तरीके से बलगलाया गया, खत्म कर दिया जाएगा और चुनाव ये आखिरी है, ऐसा है वैसा है, इस तरीके से बलगलाया गया और जनता को कुछ कंफ्यूज किया गया, जिससे कि थोड़ा सा कुछ सीटें विपक्ष की कुछ ज्यादा दिख रही हैं, थोड़ी सी। लेकिन जनता ने तो भी कितना मजबूत फैसला लिया, एनडीए की को इतना वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को इतना वोट दिया कि वो सरकार बना लिया उसने। एनडीए ने। तो जनता जागरूक हो चुकी है, जनता सब समझ रही है और आप जितने भी दल हैं, ये सब जनता से ही सुन के आते हैं, ना कि खुद अपने से जीत के आते हैं। तो इनको जनता का देना होगा, राष्ट्र सर्वोपरि है और कुछ भी करना पड़े तो किया जा सकता है, उसमें सबको सहयोग देना चाहिए, चाहे गठबंधन दल हो या हमारा विपक्ष हो। ठीक है, विपक्ष की बात कही गई कि विपक्ष को भी यदि राष्ट्रवादी विचारधारा की कोई बातें, कुछ ऐसे निर्णय हैं जो विपक्षी गठबंधन को भी उसमें साथ में होना चाहिए और जो प्रतिपक्ष के रहेंगे दल, उनको साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुरेश यादव जी, एक बड़ी बात कि 99 आपके पास हैं, कांग्रेस के पास में, और आप जिस तरह से राहुल गांधी कह भी रहे हैं कि अब सदन में किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी, वहाँ पर भी शेर मौजूद हैं, वो दहाड़ेंगे, वो हुंकारेंगे। लेकिन यहाँ बड़ी बात आती है कि विपक्ष के नाते यदि ये जो चीज़ें आती हैं सामने, क्योंकि एक तरफ जहाँ हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है,
सरकार के सामने चुनौतियां बहुत होंगी। उन चुनौतियों में कांग्रेस की या विपक्ष की जो भूमिका होने वाली है देश के विकास के लिए, जैसा कि अभी सैफुल अब्बास जी ने कहा कि राष्ट्रवादी निर्णय यदि होते हैं, राष्ट्र के हित में निर्णय है, तो विपक्ष को साथ होना चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन, एनडीए की गठबंधन की जो सरकार है, वो कोई निर्णय लेती है तो आप साथ में रहेंगे? सुरेश यादव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, मेरा प्रश्न है कि जो चुनौतियां हैं सरकार के सामने, गठबंधन सरकार के सामने, वो उन चुनौतियों के सामने यदि कोई कड़े निर्णय, कोई बड़े फैसले यदि राष्ट्र हित में लिए जाते हैं, तो आप सरकार के साथ होंगे या विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए उनका विरोध करेंगे? अरे भाई, हम लोग विपक्ष की भूमिका विपक्ष निभाएंगे। पहली बात, सरकार की जहाँ सवाल है, सरकार ऑलरेडी अल्पमत में है। कई बहुत दलों को गठजोड़ करके एक एक सांसद को मंत्री बनाना पड़ रहा है। इससे और बुरा दिन का हो गया भारतीय जनता पार्टी का। तो सांसद को ही तो मंत्री बनाया जाता है। अरे भाई, एक एक पार्टी के लोग एक एक आदमी को कैबिनेट मंत्री देना पड़ रहा है सरकार को। यदि ऐसा देश में कभी हुआ नहीं था। नहीं हुआ है, 2019 में भी ऐसा 2019 में भी हुआ था, जब इनके पास 303 सीटें थीं। नहीं, जब 303 सीटें थीं सुरेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के पास, तभी सुरेश अठावले हैं वो बने हुए थे। वहां पर अठावले को मंत्री बनाया गया था। उनके पास उस समय एक ही सांसद हुआ करते थे और उनको मंत्री बनाया गया था। तो ये चीज नहीं कह सकते कि जिस पार्टी के पास एक सांसद उसे मंत्री बनाया जा रहा। आपकी सरकार बनती, यदि गठबंधन के लोग आपके पास आते, तो क्या उन गठबंधन के दलों के नेताओं को आप मंत्री नहीं बनाते? सकती है जी सुरेश यादव जी, कोई निर्णय बड़ी बात कर ही नहीं सकते। हाँ, इनकी सरकार पूरी तरह अल्पमत में है। नहीं, अल्पमत में है, ठीक है, लेकिन यदि ये सरकार कोई बड़े फैसले लेती है जो राष्ट्र हित में, वो फैसले यदि होते हैं, राष्ट्र के विकास में फैसलों का योगदान होता है, तो कहाँ कोई फैसला ले रहे हैं ये लोग? नहीं, तो आप उन फैसलों में साथ देंगे? आप उन फैसलों में साथ देंगे? परेशान है, बेरोजगारी का वो है। कोई नौजवानों कोई भी देश की कोई भी परीक्षा और हर पेपर लीक कर दे रहे हैं। नीट के पेपर से 720 718 नंबर लोग पा रहे। देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ था? नहीं। तो आप विपक्ष में हैं, मजबूत विपक्ष है, तो ये सरकार की खामियां गिनाना तो आपकी जिम्मेदारी होगी ना, ताकि सब कुछ बेहतर चले। जी जी, इसीलिए कह रहा हूँ, ये सरकार पूरी तरह से एकदम नकारात्मक काम कर रही है। इस देश के नहीं, देश के हित में नहीं, अडानी और अंबानी के हित में काम कर रही है सरकार। नहीं तो अभी तो तीसरी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है। जो पहली फाइल मोदी जी ने साइन की हस्ताक्षर किए, वो किसानों के लिए किया है। जो भी काम करे वो अडानी अंबानी के हित में काम करेगी। क्या फायदा अडानी अंबानी को होगा? अभी तीसरी सरकार ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसका फायदा अडानी और अंबानी को मिलने वाला है? जो भी फाइल पे साइन करेंगे, हाँ, वो अडानी अंबानी के हित में सब निर्णय लिए जाते हैं। नहीं तो अभी तो किसानों के लिए पहली फाइल साइन की है, पहली कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास किया है वो 3 करोड़ घरों के लिए किया है। अडानी के लिए होगा। नहीं, वो जो किसानों को पैसा दिया जाना है, जो भैया उसका अध्ययन करेंगे। आप अगर अध्ययन करेंगे उसका कायदे से, हाँ, अध्ययन पूरा करेंगे तो वो अडानी के पक्ष में जाएगा। नहीं, वो जो पैसा जाना है वो किसानों के खाते में जाना है सुरेश यादव जी। वो पैसा किसानों के खाते में जाना है। अडानी किसान थोड़ी है, अंबानी किसान थोड़ी है। अरे भाई, वो तो ये झुंझुना है। हाँ, किसानों का क्या, किसान को क्या करना चाहिए? किसान अन्नदाता है देश का, उसको आप किस तरह किसानों को देखना चाहते हैं? नहीं, वही किसान वोट पर आत्महत्या करें। चलिए ठीक है, वो जो 3 करोड़ जो पहली कैबिनेट में 3 करोड़ पक्के मकान बनाने की बात कही गई है सुरेश यादव जी, क्या वो पक्के मकान भी जो अडानी अंबानी के पास जाने हैं क्या? ये सब देश का ये समझिए, ये सब चीजें ये तो पहले चली आ रही गरीबों में। इंदिरा गांधी समय से, राजीव गांधी से लेकर सभी लोगों ने ये योजना लगातार चल रही। हाँ। फूड सिक्योरिटी 2013 में कांग्रेस से पास हुआ था। ये सारी योजनाएं तो कांग्रेस की, जो इसको कोई भी तो आज यदि देश के 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिल रहा है तो उसमें विपक्ष को आपत्ति है? नहीं, इस पे कोई आपत्ति नहीं हमको। हाँ, तो आपने कहा कि जो फाइल साइन की है, जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है, वो उससे अडानी और अंबानी को फायदा है। इसमें अडानी अंबानी का फायदा कहाँ, ये बता दीजिए मुझे। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो योजनाएं चली आ रही हैं, हाँ, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर तमाम देश के प्रधानमंत्री बने। इस टाइप को जो गरीब लोगों के लिए, जो कमजोर लोगों के लिए घर बनाने की योजना चल रही है। हाँ, तो यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप इसमें अडानी अंबानी को फायदा कैसे मिलने वाला है? नहीं, इसमें नहीं, मैं उसमें कर रहा हूँ जो आप बताए अभी, किसानों वाला। अरे तो अभी तो आपने इसी 2 ही बातें हुई ना, किसानों की किस्त जारी हुई है। अभी तो 2 ही बातें हुई है सुरेश यादव जी।
सुरेश यादव जी, दो ही बातें हुई हैं। किसानों की किस्त जारी की गई है, किसानों की किस्त जारी हुई है, कैबिनेट ने पहली जो लाइन से लेकर सारा काम अडानी अंबानी इस सरकार ने दे दिया है। सुरेश यादव जी, आपने मुझसे कहा कि मैं अध्ययन करूं, मैंने अध्ययन किया है। वो जो किसानों की किस्त जाती है, उनको 6,000 रुपए जो राशि मिलती है, उस फाइल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइन किया है। देखिएगा आप, नहीं साइन किया है, मेरा बात देखिएगा क्या नहीं तो ये पैसा तो अभी जाना है, 3 महीने बाद कहाँ जाना है? ये पैसा तो अभी जाएगा किसानों के पास में। मैं कहा दिया, इसका कोई भी योजना किसानों के या कृषि उत्साह में जो निर्णय हो रहा है उसमें बड़ा सोच समझ के अडानी अंबानी के लिए निर्णय लिए जाते हैं। ये इस राग से थोड़ा सा बाहर आइए सुरेश यादव जी, यही है हमारा मत। सुरेश यादव जी, इस राग से थोड़ा सा बाहर आइएगा कि जो केंद्र सरकार करेगी वो अडानी अंबानी के लिए करेगी। ठीक है, आप विपक्ष में है, आरोप लगाइए, लेकिन मुझे ये बताइए कि किसानों के खाते में जाने वाली राशि से अडानी अंबानी को क्या फायदा है? 4 करोड़ घर पहले दिए हैं, उससे अडानी अंबानी को क्या फायदा हुआ? 3 करोड़ घर अभी देने की बात कही है, पहली कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें अडानी अंबानी को क्या फायदा? मुझे इतना बता दीजिए। वो चलती रहेगी क्या? जो घर बनाने की योजना है आज से थोड़ी चल रही। हाँ नहीं, अरे मैं ये कब से चल रही है, मेरा प्रश्न नहीं, मेरा प्रश्न है कि उससे अडानी अंबानी को क्या फायदा है? आलोक सोती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वापस आ रहा हूं आपका सुरेश यादव जी। आलोक सोती जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आलोक सोती जी, ये जो योजनाएं पहले चल रही थी उसमें आप देख लीजिए कितने मकान कांग्रेस ने बना के दिए थे और उसमें क्या क्या करप्शन हो रहा था, मकान बनते थे गिर पड़ते थे। आज आपको जो है जो इतने नंबर आप मकान मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी देख लीजिए, उनका जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसको आप देख लीजिए, गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस का जो सिस्टम था उसमें बहुत फर्क है, जिस वजह से आपने देखा कि 2 बार लगातार और तीसरी दफे जो है आप बन के आए हैं। तो ये चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। केवल एक रागमाला या कम पढ़े लिखे की तरह आप इकोनॉमिकली आप कोई बात कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। सही कहा कि ये जो चीजें हैं, ठीक है आपने कहा कि भाई सरकार पहले भी रही है और पहले योजनाएं चली हैं, लेकिन उस योजना से कितने लोगों को फायदा हुआ और वर्तमान में वही योजना यदि उन्नत होकर के चल रही तो उससे किसी कहाँ कोई फायदा हो रहा? सारा फायदा अडानी अंबानी हो रहा है। देश के सारे एयरपोर्ट से लेके सारी चीजें रेल पटरी तक अडानी चल रही है। चलिए ठीक है सुरेश यादव जी मुझे बताइए, सुरेश यादव जी मुझे बताइए, 1 नेशन 1 इलेक्शन यदि केंद्र सरकार लागू करती है तो इसमें अडानी अंबानी को कितना फायदा होगा और आप इसके पक्ष में या खिलाफ है? अरे भाई इसी तरह फायदा कर रहे हैं, बाद में अडानी ट्रेन चल रही है। अरे मेरा प्रश्न क्या है, 1 नेशन 1 इलेक्शन यदि केंद्र सरकार लागू करती है तो आप इसके खिलाफ में हैं या इसके पक्ष में, और इससे अडानी अंबानी को क्या फायदा होने वाला है? आज ये सरकार पूरी तरह से, हमारा निर्णय अंतिम निर्णय है। हाँ। ये सरकार पूरी तरह पूंजीपतियों के हिसाब से चल रही है। हाँ। पूंजी तो देश की सारी संपदा अडानी अंबानी के हाथ बेची जा रही है। अच्छा, 1 नेशन 1 इलेक्शन के आप खिलाफ हैं कि पक्ष में हैं? लिखा पढ़ी ले लीजिए, 6 महीने का सरकार नहीं चलेगी। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सुरेश यादव जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव यदि सदन में आता है, जिसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है राष्ट्रपति को और कोविंद कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी गई, यदि वो सदन में आएगा तो कांग्रेस उसके खिलाफ होगी या पक्ष में होगी? सदन में उठाएगी मुद्दा। नहीं, आप उसके पक्ष में होंगे खिलाफ में होंगे? आप उसके पक्ष में होंगे खिलाफ होंगे? अरे भाई उसका अध्ययन करें लोग, उस पर निर्णय पार्टी करेगी, जो हाईकमान निर्णय करेगा वही हमारा निर्णय है। अच्छा, ये हाईकमान का निर्णय है कि ये जो योजनाएं अभी जारी हुई हैं उससे अडानी अंबानी को फायदा, ये हाईकमान का निर्णय है? जब ये चीजें आप बोल सकते हैं तो वो भी तो आप बोल सकते हैं। ये जो भी देखिए, कोई भी इनकी योजना आसानी है। हाँ। कोई भी योजना ये लोग कोई लागू करते हैं तो बिना पूंजीपतियों से राय ले कोई काम ये लोग नहीं करते। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपका सैफुल अब्बास जी। भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की एनडीए की सरकार जो भी योजनाएं लागू करेगी उसका फायदा अडानी अंबानी को मिलने वाला और पूंजीपतियों के लिए आप योजनाएं चलाते हैं? देखिए, विपक्ष का हमेशा आरोप ऐसा ही रहा, मिलता जुलता इसी प्रकार का आरोप इनका हमेशा रहे, चाहे वो इलेक्शन का पीरियड हो, चाहे वो सत्ता पक्ष अपना काम करता हो, विकास कार्य में लगा रहता है सत्ता पक्ष, लेकिन ये विपक्ष इस तरीके की बातें बोला करता है अडानी और अंबानी। देखिए, सरकार को काम करने के लिए कुछ टूल की जरूरत होती है, कुछ सहयोगियों की जरूरत होती है। तो अगर सरकार अगर उन्हें इस्तेमाल कर रही है या देश के किसी भी व्यापारी को काम ले रही है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार के पास हम सभी लोगों से ज्यादा दिमाग है और
सरकार को अब हम अगर इस तरीके से बोलते हैं, ये तो भाई विपक्ष की भाषा है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये लोग तो क्या क्या बोलते हैं जो कि हम अपने मुंह से भी नहीं कह सकते। तो अभी क्या है, इतना बड़ा देश है, 1.5 अरब की आबादी है, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके विकास, खेतों से लेके पहाड़ों तक का विकास, तो बिना बड़ी कंपनियों के, बिना बड़े उद्योगपतियों के सहयोग से विकास करने में तमाम हर तरीके की बाधाएं आती हैं। उससे आप देश का विकास कर रहे हैं या पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं, ये आरोप लगाया है। ये इनका आरोप है। इनसे कहिए कि इसको सिद्ध कर दें कहीं। इसको सिद्ध कर दें, आरोप लगाए तो उसको सिद्ध भी करें। और ये झूठा आरोप लगाने से ये देश हमारा बड़ा गंभीर है। यहाँ सरकारें जो आती हैं वो राष्ट्रवादी मानी जाती हैं। और इस तरीके का आरोप लगाने पर आज हम ऐसा आरोप लगा रहे हैं, विदेश हमें देख रहा है, देश के और भी तमाम लोग देख रहे हैं। क्या असर जाएगा, क्या वजन होगा हमारा, क्या भविष्य होगा हमारा। तो ऐसा आरोप न लगाया जाए जी, ठीक है, जिससे कि कहीं हमारे समाज पे कलंक लगे। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। आलोक सोती जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। देखिए, मैं देश का निर्माता नेहरू जी को मानता हूँ, क्योंकि आजादी के बाद उन्हीं के हाथ में देश को आगे ले जाना था। उनके सामने दो ही चीज थी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। आप देखिए, उन्होंने उस समय में भी जो टाटा बिरला थे उनको प्राथमिकता दी। नेहरू का जो सोशलिज्म था, उसने कभी कम्युनिस्ट का साथ नहीं दिया। यानी कि वेल्थ को छीन के दूसरे को नहीं देना है। नेहरू ने हमेशा प्रोडक्शन पे ध्यान दिया कि आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, जिसकी वजह से आप एक जनरल सरल भाषा में आपने देखा होगा मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं कि आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन इस इलेक्शन में हमने देखा कि जब ये हुआ कि संपत्ति का कांग्रेस कहने लगी कि संपत्ति का असेसमेंट कराएंगे, और सैम पिट्रोदा अमेरिका में बैठ के कहने लगे कि नहीं, हम जो है वो कर लगाएंगे आपके ऊपर, जो है प्रॉपर्टी कर लगाएंगे, इनहेरिटेंस है। तो ये नेहरू जी के अगेंस्ट था। नेहरू हमेशा प्रोडक्शन को देते थे। और आपने देखा होगा नेहरू जी के जितने भी समय रहे, उन्होंने जो जिस तरीके से हैवी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है, तो जिसमें आपने देखा टिस्को, टाटा स्टील आज भी नंबर 1 पे है। ये सब नेहरू जी की देन है। उसको प्रोडक्शन, उस कॉर्पोरेट कल्चर को आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसकी हकीकत को समझना पड़ेगा। केवल इतना कहने से कि अंबानी अडानी, उस समय भी बात चलती थी, इंदिरा जी के समय में भी मेरे को थोड़ी समझ आ गई थी। तो उस समय भी ये बोला जाता था जो है टाटा बिल्ला सब हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, बहुत से जो कांग्रेस है, ममता दीदी क्या भी, अडानी ने काफी पैसा लगाया है, आपका तेलंगाना में भी काफी पैसा लगाया है। ये आपका राजस्थान में जो अशोक गहलोत की सरकार थी, वो भी जो है आरती उतारते अंबानी की घूम रहे थे। तो इन बातों को थोड़ा पढ़ना लिखना समझना चाहिए। जी, सही कहा आपने। सुरेश यादव जी, जैसा कि सैफुल अब्बास जी ने कहा कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका प्रमाण क्या है आपके पास? सुरेश यादव जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? सुरेश यादव जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? ठीक है, संभवतः जवाब नहीं देना चाह रहे हैं मेरे इस प्रश्न का। लेकिन सैफुल अब्बास जी, एक बात जरूर है, मैं अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँगा आपसे, उसके बाद मैं आलोक सोती जी के पास जाऊँगा। लेकिन सैफुल अब्बास जी, बात है, जनता की अपेक्षाएं बहुत हैं। इस चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हों, पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाई हों पिछले चुनाव की अपेक्षा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और केंद्र की सरकार से जनता की अपेक्षाएं बहुत सारी हैं। क्योंकि जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी अपेक्षा। लेकिन इस स्थिति में, जैसा कि आलोक सोती जी ने कहा कि गठबंधन की सरकार है, लेकिन मजबूत सरकार है, सरकार गिरेगी नहीं। तब भी ऐसी स्थिति में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है सरकार को? देखिए, जनता की अपेक्षाओं पे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा खरे उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी उतरी है और खरी उतरेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, जो उसका कार्य है, बड़ा ही पारदर्शी है। और आप देख रहे हैं कि छोटी से छोटी योजनाएं जो कि बहुत पारदर्शी अंदाज में वो गांव के एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। चाहे वो किसानों की योजनाएं हो, चाहे ग्रामीणों की योजनाएं हो, चाहे व्यापारियों से जुड़ी हुई हो, वो सब बहुत ही पारदर्शी ढंग से पहुंच रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि अपने खुद के प्राइवेट समय में भी बैठ के इन सब बातों का विश्लेषण करते हैं और उसके साथ साथ जनता की मूलभूत समस्याओं को समझ करके उसको भी लागू करने की बात करते हैं। ठीक है,
उनका संडे को मन की बात का कार्यक्रम चलता है। जी बिल्कुल। उसको हम लोग सुनते हैं और सुनने पे ये पता चलता है कि कितनी गंभीर मुद्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना चाहते हैं और देश की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, आपने सही कहा कि वो देश के लिए चिंतनीय है, विचारणीय है और हर समय वो राष्ट्र की बात करते हैं। आलोक सोती जी, आपके पास आना चाहूंगा अंतिम प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने नेहरू जी का जिक्र किया इसलिए एक बात दिमाग मेरे मस्तिष्क में आई है, मैं उसका भी स्पष्टीकरण थोड़ा सा चाहूंगा आपसे कि नेहरू जी का तीसरा कार्यकाल चाइना का युद्ध हुआ, इंदिरा जी का तीसरा कार्यकाल पाकिस्तान से युद्ध हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का तीसरा कार्यकाल जो था उसमें कारगिल का युद्ध हुआ, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल। हालांकि नेहरू के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई है। हालांकि इंदिरा जी की और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार का कार्यकाल अलग रहा, लेकिन जो प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके पहले के 3 प्रधानमंत्री हमने देखा, चाहे पाकिस्तान का युद्ध हो, कारगिल का युद्ध हो या चाइना का युद्ध हो, तो क्या इस बार पीओके की कुछ आशंका है क्या? मोदी जी तीसरी बार पीएम बने हैं। आपकी मन की बात मैंने पढ़ ली है, आप यही कहलाना चाह रहे थे हमसे कि अब की बात तीसरी बार बने हैं तो पीओके के लिए लड़ ले। देखिए पीओके नहीं, लड़ के नहीं जीता जाएगा, उसमें चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आप उसको ये ना समझिए, उसमें जब वार होगी तो 2.5 फ्रंट की फाड़ होगी। एक तो आधा फ्रंट इंडिया में लड़ेगा विपक्ष, उसके बाद आपको पाकिस्तान के साथ साथ चाइना से भी लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए पीओके जो है वो बड़ा पॉलिटिकली आएगा, थोड़ा कूटनीति के साथ आएगा। अब वो समय हार गया, अब जो लड़ाई का समय नहीं रहा, अब इस समय है इकोनॉमिक बार है। आप इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग होते हैं इस बात पे निर्भर करता है। आज देखिए चाइना जब उठा था तो कुछ नहीं था, अमेरिका ने उसको पुश किया। आज ये हालत आ गई कि अमेरिका को आग दिखाने की स्थिति में आ गया है, वर्ल्ड की फैक्ट्री कहला रहा है और उसके पास उनका इतना ज्यादा प्रोडक्शन है, क्योंकि वहाँ 1 पार्टी सिस्टम है, इसलिए कुछ आवाजें हैं जो वहाँ की उठ नहीं पाती हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए वो इकोनॉमिक में इतना स्ट्रांग हो गया। अगर देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा, जैसा कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान की हालत खराब है जिसकी वजह से पीओके में असर दिखने को मिल रहा है, तो आने वाले समय में पीओके अपने आप जो है बांग्लादेश की तरह, मुफ्ती वानी की तरह कोई वहां पे संस्था उठेगी और उसको बाद में जो है टेक ओवर कराया जा सकता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीज़ें हो सकती हैं और ये राष्ट्र के लिए बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। बड़े फैसले लेने का जो बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में कि जो तीसरा टर्म है, तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और तीसरे टर्म में बड़े फैसले लेने का टर्म है, तो बड़े फैसले कुछ भी हो सकते हैं। हालांकि चुनौतियां जरूर होंगी, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करते हुए ये सरकार यदि अपना कार्यकाल पूरा करती है तो देश के विकास की गति में क्या सरकार किस दिशा से आगे बढ़ाती है। और जो बात अभी आलोक सोती जी ने कही कि आर्थिक विकास, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि पहले 2014 में हम विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और उन्होंने कहा कि अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये सपना कब तक पूरा होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदुओं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सैफुल अब्बास जी, सुरेश यादव जी, आलोक सोती जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है सरकार की चुनौतियों की कि सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि मोदी के काम करने का तरीका क्या होगा। और हालांकि एक बात उन्होंने बता दिया है, भविष्य बता दिया है मोदी ने कि विभाग बंटवारे जिस तरह से किए हैं, किसी का कोई जोर नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं, और इस विभाग के बंटवारे से एक संदेश दिया गया है। हालांकि एक बात जरूर है कि चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो या प्रधानमंत्री रहे हो, गठबंधन जरूर रहा, लेकिन दबाव वाली नहीं रही कि निर्भर सरकार नहीं रही है, क्योंकि अब मोदी अब तक शानदार जीत के निर्विवाद नायक रहे हैं और राजनीतिक व्यवस्थाओं का सामना कैसे करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बन रहे हैं देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।